नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल हम लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग का जो योजनाएं हैं, जिसमें से स्वच्छ भारत मिशन एक योजना है, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना कवर कर चुके हैं। उसमें से एक योजना थी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसका पहला चरण हम लोगों ने कल देख लिया था। मैंने आप लोग को सबको बताया था कि ये बड़ी योजना है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट योजना भी है ग्रामीण विकास विभाग की। तो इसको हम लोग आगे के ये आज वाले वीडियो में इसका सेकंड चरण देखेंगे। जो दूसरा चरण की स्टार्ट हुई इसकी, वो वाला चरण जो है वो हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे आज। तो ये योजना आप लोगों की आज के वीडियो में कवर हो जाएगी। उसके बाद की जो योजनाएं हैं वो इतनी बड़ी बड़ी नहीं हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर जल्दी जल्दी करके, धीरे धीरे करके जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं ग्रामीण विकास विभाग की, वो हम लोग आगे की वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी योजना है। उसके बाद फिर सामाजिक अंकेक्षण भी हम लोग को आगे पढ़ना है, सूचना का अधिकार भी पढ़ना है। सामाजिक अंकेक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले बार 2 क्वेश्चन आया था उससे, ठीक है। उसके बाद सूचना का अधिकार है, वो धीरे धीरे हम लोग फ्लैगशिप योजना करने के बाद वो सब पार्ट हम लोग करते जाएंगे। वाटर शेड है, जल प्रबंधन है, ठीक है। तो वो हम लोग आज के वीडियो में जो है वो ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला पोर्शन, सेकंड जो चरण है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका सेकंड फेज है, ठीक है। फर्स्ट फेज हम लोग कल पढ़ लिए। तो दूसरा चरण शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल। देखो, पहला चरण खत्म कब हुआ? 2019 में, जब 2 अक्टूबर 2019 तक, कल तक मैं क्या बताया था, 2 अक्टूबर 2019 को पूरे राष्ट्र को क्या कर दिया गया? शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। अब उसके आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 से ये चालू हुआ स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड चरण, ठीक है, सेकंड फेज। 1 अप्रैल 2020 से कब तक चलेगा? 31 मार्च 2025। तो ऐसा भी सवाल पहला पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण कब तक चलेगा? तो 2025 तक चलेगा। अब इसका उद्देश्य क्या था? देखो, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोग पढ़े थे, तो सेकंड फेज को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? पहले फेज का रिपेयरिंग करना, थर्ड फेज का जो छूटे, उसके बाद फिर उसी के तहत पर सांसद आदर्श ग्राम योजना जो छत्तीसगढ़ में जो राज्यों में चालू हुआ, और ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो सब क्यों था? क्योंकि उसमें से जो छूट गई उन सड़क का निर्माण के लिए। तो उसी इसका उद्देश्य क्या रहेगा? छूटे हुए एवं बढ़े परिवारों में, जो परिवार और भी बढ़ गए हैं क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है देश का, तो ऐसे बढ़े परिवारों में शौचालय की उपलब्धता उपलब्ध कराना, मतलब और जो बढ़े परिवार हैं या छूट गए हैं जो परिवार, उसमें शौचालय उपलब्ध कराना और सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना। पब्लिक टॉयलेट्स आप लोग देखते हैं, सुलभ शौचालय के नाम से चलता है छत्तीसगढ़ में, उसका निर्माण करवाना। ठोस एवं तरल प्रबंधन, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा ठोस एवं तरल प्रबंधन क्या होता है। फीकल स्लज मैनेजमेंट, जो टॉयलेट होते हैं उसमें जो टॉयलेट में जो टंकी होती है उसको भी साफ कराने को क्या बोलते हैं? फीकल स्लज मैनेजमेंट। गोवर्धन, ये तो नरवा गरवा घुरवा बारी वाला योजना था, ये गोवर्धन योजना। इसके अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, ताकि इस संयंत्र के माध्यम से क्या किया जा सके? स्लज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। और उसके बाद एवं स्वास्थ्यकर व्यवहारों के प्रति जागरूकता का सृजन, मतलब आपको जागरूक करना आपके स्वास्थ्य के प्रति कि आपको ये जो गंदगी है उससे आपके हेल्थ पे इशू होगा, और हेल्थ के इशू होगा तो फिर आप लोग को आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। जितना का आप लोग कचरा नहीं फैलाएंगे उससे ज़्यादा आप लोग को खर्चा करना पड़ेगा। इसी चीज़ के लिए जागरूक करना, वही ये काम के लिए स्वच्छ भारत मिशन के सेकेंड टेन्योर का एम था, उद्देश्य था। अच्छे से याद रखना भाई, हर चरण का जो उद्देश्य था उसको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि फंड कितना जनरेट किया जा रहा था। ये इसको अब डिवाइड किया गया कि पब्लिक टॉयलेट के लिए कितना दिया जाएगा, जो घर में जो एक एक टॉयलेट बनता है उसके लिए कितना कितना पैसा दिया जाएगा, पब्लिक टॉयलेट के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितना पैसा मिलेगा, गोवर्धन योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा, और कितने पॉपुलेशन पे मिलेगा। तो वो सब चीज़ें मैं आपको टेबल फॉर्म में यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छे से आप लोग इसको नोट करिए। मैं एकदम टेबल में सेट कर दिया हूं इसको, और यहां पर आप लोग को इसको इस फॉर्म में जब आप पढ़ेंगे, एक साथ जब चीजें आपको दिखेंगी तो ये चीज आपको आसानी से अच्छे से याद हो जाएंगी। यहीं पे 70%, अब ये सब अलग अलग रहता, आप देखो कितना प्रॉब्लम होता आप लोग को याद करने में। ये पूरा टेबल फॉर्म में सेट करके आप लोग के लिए मैं लाया हूं, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत लगा है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और नोट करिए ताकि आप लोग इसको आसानी से कम समय में, बहुत कम समय में, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें, ठीक है। तो देखिए, एक घटक लिखा हुआ है, किसमें किसमें कितना कितना पैसा, यहां पर प्रावधानित राशि लिखा हुआ है, अंशदान। अब इसमें देखिए SBMG, इसका मतलब क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। और यहां पर 15वां वित्त आयोग। अब देखो, वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग जो है NK सिंह अभी उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसके पहले है ना, ये 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? सिफारिशें प्रदान करना। किसके लिए? देखो, वो केंद्र सरकार को, केंद्रीय वित्त आयोग होता है, वो सिफारिश प्रदान करती है। जो भी पैसा रहता है, जो भी बजट का पैसा रहता है, उसमें राज्यों को कितना अंश देना है, ठीक है। केंद्र और राज्य इसमें डिवाइड करती है कि भाई
50% इसको, 50% आपको, 50% केंद्र सरकार रखेगी, 50% राज्य सरकार रखेगी, या 70-30 या 40-60 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है बजट को। वो काम क्या करती है, वित्त विभाग क्या करता है, वित्त विभाग की अनुशंसा के आधार पर फिर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना पैसा जो है राज्यों को स्वीकृत किया जाएगा। तो अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह है। और कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं पहला, यहां पर क्या बताया था मैं, व्यक्तिगत शौचालय मतलब कि पब्लिक टॉयलेट्स, मतलब जो घर में हम लोग टॉयलेट बनवाएंगे उसके लिए गवर्नमेंट कितना दे रही है, एक परिवार को 12,000 रुपए प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार जो है 12,000 रुपए प्रोवाइड कर रही है, जिसमें से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार कितना दे रही, मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितना फंड आ रहा है, 100% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत फंड आ रहा है इसमें, इसके लिए, ठीक है। 15वां वित्त आयोग इसमें कोई भी सुझाव नहीं दिया है, 0% है उसका जो योगदान है वो, ठीक है। अब देख लीजिए सेकेंड नंबर है कम्युनिटी टॉयलेट, सामुदायिक शौचालय, ये भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, सामुदायिक शौचालय। अब ये कम्युनिटी टॉयलेट के लिए कितना पैसा प्रावधानित है, 3 लाख रुपए एक ठो टॉयलेट के लिए। सुलभ शौचालय होता है, आप लोग देखेंगे बहुत सारे टॉयलेट्स होते हैं उसमें एक साथ बना रहता है एक ठो, तो वो 3 लाख रुपए एक यूनिट के लिए, एक सुलभ शौचालय के लिए। अंशदान कितना रहेगा इसमें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 70% फंड इसका आएगा, और 15वां वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 30% फंड आएगा। तो 70 और 30 में डिवाइड है। ये भी पूछ सकता है आपको कि कम्युनिटी टॉयलेट सामुदायिक शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितना प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा रहा है, या 15वां वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर कितनी प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस तरीके से सवाल आते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। तीसरा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए जो कचरा होता है वो, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कचरे रहते हैं, ठोस कचरे रहते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, सीडी है, पेन ड्राइव है, और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रहते हैं जैसे कि कंप्यूटर का सिस्टम का जो पार्ट्स है जो खराब हो चुके हैं, जो चिप्स रहते हैं बहुत बड़े बड़े, उन सब चीज़ों को अलग करके, ठोस को अलग करके क्या करना, उसी को अलग करना। जो देखिए सामुदाय, इसके लिए किसके साथ टाई अप किया गया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्व सहायता समूह की जो दीदियां होती हैं, ठीक है, स्व सहायता समूह की जो स्वच्छता दीदी बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि वो घूमते रहते हैं गाड़ी में, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल करके, उसका स्लोगन बनाया गया है, एक ऑडियो, ठीक है, एक सॉन्ग है। तो वही लोग स्वच्छता दीदी रहते हैं, वो लोग गवर्नमेंट के साइड से फंडेड रहते हैं। या फिर आप देखेंगे रिक्शा छोटा सा रहता है, पीछे साइड ग्रीन कलर का बकेट रहता है, उस पर आप लोग के घर का कचरा वो लोग उठा के लेके जाते हैं। तो वो लोग का काम क्या है, वो लोग ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वो लोग कचरा को देखेंगे, उसके बाद फिर उसको ठोस जो रहेगा कचरा रहेगा उसको अलग करेंगे, सूखे कचरे को, गीले कचरे को अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सूखे कचरे को वो लोग क्या करते हैं कि ले जाके डंप कर देते हैं, और डंपिंग यार्ड में जाने के बाद उसको क्रश करके क्या कर दिया जाता है, उसको रिनोवेट किया जाता है कुछ दूसरे काम में, मतलब कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, तो उससे वो लोग को आय मिलता है गवर्नमेंट को, ठीक है। कबाड़ी वाले को बेच देने के बाद वो उसको रिसाइकल कर लेता है क्रश करके, और उसके बाद जो गीला कचरा बचता है वो गीला कचरा को वो लोग क्या करते हैं, स्वच्छता दीदी लोग एक अलग बकेट में इकट्ठा करते हैं, और वर्मी कंपोस्ट, उसमें केंचुआ छोड़ा जाता है, तो उसमें केंचुआ छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करता है धीरे धीरे करके उसमें किसमें, उर्वरक में परिवर्तित हो जाता है, और उस उर्वरक का छिड़काया जो रहते हैं वो किसान लोग क्या करते हैं अपने खेत में छिड़क दिया जाता है। तो वो कचरे का आपका जो हो रहा है वो पूरा पूरा यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और जो गीला कचरा रहता है उसको जो ये करते हैं उसको कहते हैं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जो स्वच्छता दीदी लोग आते हैं आप लोग के घर में, उनको भी रिस्पेक्ट किया करिए, क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं, इतना काम कर रहे हैं, वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से वो लोग को पैसा मिलता है, जितना भी कचरा वो लोग समेटते हैं वो लोग को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पैसा मिलता है वो लोग को। तो वो लोग से बहुत लोग क्या करते हैं कि वो लोग से भी उलझने लग जाते हैं, वो लोग से बहस करने लग जाते हैं, उसको आप उनको भी आप लोग, आपसे छोटे तबके के लोग हैं, उन आर्थिक रूप से आपसे कि जितना सक्षम नहीं है, शिक्षा आपको वही तो सिखाती है। छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ा मत करो, सब्जी वाले से लड़ते हैं लोग, उन लोग से लड़ते हैं, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत लड़ा करो कभी। एजुकेशन इज़ नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज़ फॉर कॉन्फिडेंस। वो आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है कि आप अपने अधिकारों को जान सकें, और आप अपने भीतर के टैलेंट को सबके सामने रिप्रेजेंट कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। एजुकेशन इज़ नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज़ फॉर इनलाइटनमेंट। वो आपको छोटे जो आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं, आप लोगों से कम तबके के लोग हैं भाग्यवश, वो लोग को रिस्पेक्ट करना सिखाती है एजुकेशन आपको। अगर आप लोग अच्छा बेहतर इंसान बनाती है, आप लोग अगर पढ़ लिख भी लिए और बहुत पैसा भी कमा लिए, लेकिन आप लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, तो फिर मतलब क्या है इतना पढ़ने लिखने का। तो अपने से छोटे तबके के लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आइए। जब भी आप जॉब करेंगे, अपने से नीचे लेवल के जो लोग हैं वो लोग के साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए।
वुमेन्स की रिस्पेक्ट करिए। ये सब चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे करके यही चीज़ एजुकेशन सिखाती है और आप लोग को एक बेहतर इंसान बनाती है समाज में, ताकि आप लोग देश के कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। आप जब तक बेहतर इंसान अच्छे से नहीं है, आप सोसाइटी के लिए, आप कंट्री के लिए, आप अपने स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको एजुकेशन सिखाती है। तो छोटे से छोटे लोगों का भी रिस्पेक्ट किया करो, कभी भी बहस मत किया करो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये क्या करता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रावधानित राशि कितना है, जब अभी ग्राम पंचायत में मिलता है, ठीक है। 5,000 रुपये आबादी का जो 5,000 की जो आबादी का ग्राम पंचायत है, उनको क्या मिलता है, 45 रुपये प्रति व्यक्ति मिलता है। जो जिस ग्राम पंचायत में उसका पॉपुलेशन कितना है, 5,000 पॉपुलेशन है या 5,000 से ज़्यादा है, ये 5,000 तक है, तब क्या मिलता है, 45 रुपये एक व्यक्ति के हिसाब से उस ग्राम पंचायत को क्या मिलेगा, अंशदान मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिसमें से 70% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मिलता है और 15वां वित्त आयोग के तहत क्या मिलता है, 30% मिलता है, ठीक। तो ये 70-30 का रेशियो मिलता है। और जहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ही 5,000 रुपये से ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन क्या है 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वहां पर 660 रुपये पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति 660 रुपये के हिसाब से दिया जाता है ग्राम पंचायत को। लिख लेना ना, ग्राम पंचायत में यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन लिखना है आपको, ग्राम लिखा हूँ यहाँ पे, जगह के शॉर्टेज की वजह से नहीं लिखा हो, आप लोग लिखना। 5,000 आबादी के ग्राम पंचायत को 45 रुपये प्रति व्यक्ति, 5,000 की आबादी से ऊपर है तो उस ग्राम पंचायत को 660 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। मान लो जब उस ग्राम पंचायत में 5,010 लोग हैं तो 5,010 गुणित 660 कर दो, उतना फंड वहाँ जाता है। 70% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत और ये सेम है 30% 15वां वित्त आयोग के तहत। समझ गए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तो तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मैं भी आप लोग को समझा दिया। 5,000 आबादी तक की ग्राम पंचायत में 280 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाता है तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है, जिसमें से 70% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, 15वां वित्त आयोग का 30%, ये सेम है। और 5,000 से अधिक आबादी के जो ग्राम पंचायत है उनको 660 रुपये पर व्यक्ति दिया जाता है, ठीक है। उसमें से 70% क्या रहता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत और 15वां वित्त आयोग के तहत 30%। तो उसी तरीके से जैसे कलेक्ट करते हैं स्वच्छता दीदी लोग, उन लोग को क्या किया जाता है, वो लोग जितना कचरा वचरा कलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट के साइड से वो लोग के लिए भी, अब वो जितना भी बेचे जो ठोस कचरा है उसको, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट में यूज़ किए, उस हिसाब से वो लोग को क्या किया जाता है, एक राशि, निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। अब इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके तहत क्या होता है, प्रति ब्लॉक में, हर ब्लॉक में ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को एक ब्लॉक के हिसाब से दिया जाता है। इसमें प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है 1 जुलाई 2022 से, ये याद रखना है डेट को, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको मैं करवाया था जब करंट अफेयर्स पढ़ाया हूँ तो पूरा। तो ये जो 1 जुलाई 2022 से तो प्लास्टिक वेस्ट को गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, उस पर जुर्माना लगा दी है। प्लास्टिक वेस्ट को, जैसे कि क्या है, जो आपका पॉलीथीन है वो एक फिक्स्ड ग्रेड है, वो ग्रेड का पॉलीथीन को आप लोग यूज़ करते हैं अगर उतने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे कम जो फिक्स्ड है उससे आप लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या डिकम्पोज नहीं हो पाता। अब उसको जला दोगे आप, तो जला दोगे के बाद भी वो जो रहता है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को हानि पहुंचाता है। वो जो प्लास्टिक है उसको गाय, बकरी, भेड़ जो जानवर लोग हैं वो खा लेते हैं, तो उनके पेट में अल्सर हो जाता है और उनको बीमारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो उससे बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो कभी भी प्लास्टिक का यूज़ मत करो, और प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो तो उसको वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, फिर तो एक फिक्स्ड ग्रेड के प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फंड प्रोवाइड कर रही है। इस प्लास्टिक को क्या करते हैं लोग, सीमेंट प्लांट में दिया जा रहा है। इस प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक आप वेस्ट कर रहे हैं उसको क्या कर दिया जा रहा है, ये स्वच्छता दीदी लोग उसको कलेक्ट करके ले जाते हैं। उसके बाद उसको गवर्नमेंट क्या करती है, सीमेंट प्लांट में भेज देती है। उससे क्या कर रहे हैं वो लोग, बर्निंग यूनिट में उसको जला रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अलग प्रोसेसिंग के तहत जलाते हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है पर्यावरण को ज़्यादा। तो और फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी लगा रहता है, तो वो चीज़ों को अलग कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर उन लोगों को यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं उसको, वेस्ट मैनेजमेंट को। तो अब प्रति ब्लॉक वो लोग को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रावधानित राशि कितना, 16 लाख रुपए एक यूनिट के लिए, ठीक है। मतलब ये जो यूनिट लगाना है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का, और भी गवर्नमेंट इसके लिए तहत यूनिट लगा रहे रिसाइकल करने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को खुद के फंड करती है। एक तो भेज देती है सीमेंट प्लांट वगैरह में, और दूसरा खुद भी यूनिट लगा रही है। उसमें एक ब्लॉक को कितना दिया जा रहा है यूनिट लगाने के लिए, 16 लाख रुपए, ताकि उसको जला के खत्म मत किया जा सके। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि वो जलाने को गवर्नमेंट बैन कर दिया है 1 जुलाई 2022 से, उसके बाद जलाने पर जुर्माना भी लगेगा। तो 16 लाख रुपए पर यूनिट दिया जाता है, जिसमें 100% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दिया जा रहा है, और 15वां वित्त आयोग का 0% है। फीकल स्लज,
मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखना पूरा फीकल स्लज मैनेजमेंट। फीकल स्लज मतलब क्या होता है, जो पब्लिक टॉयलेट्स रहते हैं या जो टॉयलेट रहते हैं उसका नीचे टंकी बना रहता है, उसको साफ करना। वो एक मशीन आता है, उसके थ्रू साफ किया जाता है, तो उसके लिए भी उसको भी साफ करना जरूरी है। इसलिए क्या दिया जाता है, प्रावधानित राशि कितने, 230 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर रुपए है, 230 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से फीकल स्लज मैनेजमेंट के लिए राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 100% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की साइड से फंडेड है। ठीक। गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना किसके तहत आता है, गोवर्धन वो आपका नरवा गरवा घुरवा बारी बहुत ज़्यादा ग्राम स्वराज अभियान के तहत आप लोगों ने सुना होगा। तो ये इसमें क्या किया जा रहा है, इसके तहत ये जो आपका गौठान बना हुआ है, ग्राम गौठान, ग्राम गौठान में भी जो महिलाएं काम करने जाती है, स्व सहायता समूह तक महिलाएं मनरेगा के तहत मजदूर हैं, वो सब लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी पब्लिक टॉयलेट का जरूरत है ना, तो वो लोगों के लिए टॉयलेट बनाने के लिए 50 लाख रुपए एक जिला को दिया जा रहा है, प्रावधानित किया गया राशि। इसमें से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 100% फंडेड है और 15वां वित्त आयोग 0% है। ठीक है, तो वो लोग जाते हैं तो वहां पे भी पब्लिक टॉयलेट का यूज कर सके, इसलिए भी इसमें 50 लाख रुपए हर जिले को प्रोवाइड किया जा रहा है। गोबर 2 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। ठीक, ये भी याद रखना। और गोबर वो जो वहाँ है, वहाँ पे एक तो प्लांट लगाया जा रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। गोबर का बहुत सारा यूज़ किया जा रहा है। सुराजी ग्राम योजना एक साथ में जब करंट की योजनाओं को करवाऊंगा ना, तो उसमें एक साथ करंट सबकी योजनाओं को बताऊंगा मैं। तो करंट अफेयर्स की जितनी योजनाएं आप एक साथ कॉपी में लिख लेना, तो आप लोग को वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोबर सुराजी ग्राम योजना करंट की योजना है, ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो पहले चालू हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देखो। अब इसके बाद क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस मतलब प्रशासनिक खर्चे जो हैं उसके लिए क्या पड़ा जाता है, परियोजना लागत का 1%, जितना भी टोटल कॉस्ट रहता है वो पूरी लागत रहती है, उसका 1% जो रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस यानी कि प्रशासनिक खर्चे में खर्च किया जाता है, जिसमें से ये 1% के लिए 100% फंडेड है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। तो आप लोग ये टेबल को मैं जैसे बनाया हूं वैसा आप लोग को टेबल को बनाना है और इसको पढ़ते रहना है, थोड़ा देखते रहना है। सब तो सेम है, 70-30 70-30 70-30, ये लोग को एक साथ पढ़ लेना। उसके बाद 100% है व्यक्तिगत शौचालय के लिए, और ये जो नीचे जो बताया हूँ सब 100% फंडेड है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। केवल ये जो ठोस तरल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन है और एक कम्युनिटी टॉयलेट है वो 70-30 में रेशियो में डिवाइड है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्लानिंग से पढ़ना, तो ये आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान इसको कर दिया हूं कि आप लोग को ध्यान में रहेगा, ये याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 5000 आबादी पर कितने रुपए प्रति व्यक्ति का फंड दिया जा रहा है, या फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने प्रतिशत जो है रेशियो स्वीकृत किया गया है। ठीक है, वो सब चीजें इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्तिगत शौचालय। ये जो व्यक्तिगत शौचालय मैं आपको बताया हूं जिसके लिए 12,000 रुपए प्रति परिवार दिया जाता है, तो किन परिवारों को इसको दिया जाता है, कौन कौन परिवार इसके पात्र हैं। ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना। देखो, बीपीएल परिवार, सबके सामने परिवार जोड़ना है आपको, मैं परिवार नहीं लिखा हूं। बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार, एससी एसटी परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक परिवार, 1 हेक्टेयर से कम भूमि लघु एवं सीमांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक अक्षम जो विकलांग वगैरह हैं, और महिला जिस परिवार में महिला मुखिया है, परिवार है, पुरुष कोई नहीं है, महिला मुखिया उस परिवार का आजीविका चला रही है, वो परिवार को क्या किया जाएगा, व्यक्तिगत शौचालय के तहत 12,000 रुपए एक परिवार को दिया जाएगा। तो पात्रता को भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र और राज्य का अंश इसमें कितना है। पूरा ओवरऑल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का है, केंद्र और राज्य का अंश 60% फंडेड है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% फंडेड है क्या, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको अगर पूछेगा तो ध्यान रखना। अब देखो, एक डिवॉट सिस्टम है, DEVWAT, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। मैं आपको बताया था ना, एक तो जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका क्या है, उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देना, और एक तरीका है उसका ये डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। ये इसमें क्या है, इसको डेवॉट नाम से जानते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं डेवॉट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, डिवॉट का, तो वो ध्यान रखना आप लोग, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक, एस जोड़ लेना इसमें, ऐसा आएगा डिवॉट्स। तो डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके तहत क्या किया जाता है, भूमि में गड्ढा खोद के, जो मिट्टी वाली भूमि रहती है ना, तो उसमें गड्ढा खोद के वहां पर जो वेस्ट वाटर्स रहते हैं उसको, आपके घर से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, प्लांट से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, तो इन लोगों को क्या किया जाए, ये वेस्ट वाटर
भूमि की उर्वरक क्षमता को घटा मत सके, वेस्ट वाटर वेस्ट मत जाए, इसका भी क्या कर लिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप लोग देखे होंगे, गड्ढा खोद के रेती डाल दिया जाता है, रेत में जो पानी जाता है तो वो क्या करता है, रिस जाता है। तो जो गर्मी के समय में जो आप लोग के घरों में वाटर लेवल आप लोग देखे होंगे बहुत जगह डाउन हो जाता है, तो वो वाटर लेवल भी डाउन मत हो, वो जो पानी रिस के अंदर चले जाए और वाटर लेवल भी बना रहे और वो पानी का यूज भी हो जाए सही तरीके से। इसलिए क्या किया गया है, इस एक डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आपका एक भी पानी जो है वेस्ट मत जाए। ऐसे जगह में थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें पानी जाके इकट्ठा हो जाता है, बाद में रिस जाता है, ताकि धीरे धीरे जल्दी से जल्दी सोख ले उसको जमीन। और क्या किया जाता है, इसके तहत एक पॉन्ड बना दिया जाता है, तालाब में गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें चला जाता है पानी, वहां पे धीरे धीरे करके रिस के ट्रीटमेंट अंदर चला जाता है, ताकि गर्मी के दिनों में जो लो वाटर लेवल है उसका सामना आप लोग को न करना पड़े। तो ये तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत दो चीज आता है, डिवॉट सिस्टम याद रखना भाई, और रेट्रोफिटिंग एक तरीके का। रेट्रोफिटिंग क्या है, रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो पुराने सामुदायिक शौचालय हैं उनको क्या किया जा रहा है, तकनीकी तौर पर सही करना, उसमें पाइप सही तरीके से लगा नहीं है, उसका जो सिस्टम रहता है उसमें आप लोग देखे होंगे उसको डिजाइन किया जाता है, सिविल इंजीनियर लोग डिजाइन करते हैं उसको सही तरीके से, कहाँ पर बनाया जाएगा, कितना गड्ढा खोदा जाएगा, कितना विड्थ रहेगा, कितना हाइट रहेगा। तो टेक्निकल टर्म्स अगर जो हैं वो अगर उसके सही नहीं है तो उसको रिपेयरिंग करके सही करना, उसको कहा जाता है रेट्रोफिटिंग। ठीक है, व्हाट इज रेट्रोफिटिंग, उसको टेक्निकल रूप से सही करना। अब देखो ये हो गया आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कितना प्रावधान है, राशि वगैरह कितना क्या है। अब इसके तहत क्रियान्वयन एजेंसी बनाई गई है हर अलग अलग स्तर पर। ठीक है, वो अलग अलग स्तर पर क्या करती है, इसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है और इंप्लीमेंट करके इंस्पेक्शन करती है कि ये योजना क्या की है, सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। सब योजना में आप लोग देखेंगे क्रियान्वयन एजेंसी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका उपाध्यक्ष कौन होता है, राज्य लेवल पे क्या होता है, जिला लेवल पे क्रियान्वयन इकाई कौन है, ग्राम पंचायत लेवल पे क्रियान्वयन इकाई कौन है, वही सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें पहला देखो, पहले तो इसको देखो, ये आप लोग अच्छे से इसको नोट करना बाई स्टेप वाइज। मैं क्या है जगह के शॉर्टेज की वजह से लाइन लाइन से लिख दिया हूं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पहला राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सबसे ऊपर इकाई रहता है राज्य लेवल पे। दूसरा जिला स्वच्छ भारत मिशन इकाई, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मतलब जिला लेवल पे जो इकाई होती है इसकी क्रियान्वयन एजेंसी इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी, वो होती है जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि कितने लेयर में बांटा गया है। तो एक राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राज्य लेवल पे, और जिला लेवल पे कंट्रीब्यूट करती है वो जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तीसरा क्या है, खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई विकास खंड स्तर पर या तहसील स्तर पर जो रहती है उसको क्या कहते हैं, खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई करती है। और चौथा है लास्ट लेवल ग्राम जल स्वच्छता समिति। ये ग्राम गांव के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर ये वाली समिति होती है जो इस योजना के क्रियान्वयन बॉडी है, इंप्लीमेंटेशन बॉडी है। तो पहले तो ये 4 ठोक को याद करके रखना, यही याद कर लो। राज्य स्तर पर राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिला स्तर पर जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, खंड या विकास खंड या तहसील स्तर पर खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उसके नीचे क्या रहता है ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम जल प्रबंधन इकाई। यहीं पे याद हो गया ये तो, ठीक है। अब इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देखना भाई। अब ये देखो, ये राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके तहत क्या होता है, राज्य के स्तर पर जो बाकी जो स्टेट किस में डिवाइड रहता है, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में। तो जो जितने जिले रहेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, 28 जिले हैं, 29 है ना, अब 32 हो जाएंगे, अब 33 हो जाएंगे अब, ठीक है। तो अब जो 33 जिले हैं, जब अभी 33 नहीं हुए हैं, ठीक है, वो राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है, वो जब इंप्लीमेंट हो जाएगा 33, ठीक है, तब तो राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण देखो ये क्या करता है, जितने भी जिले हैं स्टेट के, उसमें इसको क्रियान्वयन करने का काम करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है कि जो नीचे की बॉडी वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये इसका काम है। इसके अंतर्गत भी सब ऑर्डिनेट आते हैं, इसके अंतर्गत भी और भी बॉडी आते हैं। एक तो शासी निकाय है, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत क्या आता है, एक तो शासी निकाय आता है। इस शासी निकाय के अध्यक्ष कौन रहते हैं, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहते हैं, ठीक है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, आप लोग कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है और स्टेट गवर्नमेंट पे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है, दोनों खोज के आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को। तो शासी निकाय में अध्यक्ष जो रहता है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहते हैं, और उपाध्यक्ष जो रहता है वो कौन रहता है, अपर सचिव रहते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के। और उपाध्यक्ष में अपर सचिव भी रहेगा,
मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव भी रहेंगे और सचिव भी रहेंगे। ये ग्रामीण विकास विभाग है, GVV लिखा हो ना, ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव इसके उपाध्यक्ष रहते हैं, किसके, शासी निकाय के। इसके नीचे कौन रहता है, शासी निकाय क्या करता है, राज्य स्वच्छ भारत मिशन जो राज्य में जो बॉडी है उसको सजेशन देने का काम करता है, उसको परामर्श देता है, ठीक। उसके नीचे क्या रहता है, शीर्ष समिति। शीर्ष समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सदस्य सचिव कौन रहता है, मिशन संचालक रहता है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एक पद है मिशन संचालक, वो मिशन संचालक इसका क्या रहता है, सदस्य सचिव रहता है, ठीक है। और नीचे अगर उतरते हैं अपन तो इसके नीचे रहता है कार्यकारिणी समिति, जिसके अध्यक्ष रहते हैं अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, और सदस्य सचिव कौन रहता है, मिशन संचालक SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। राज्य योजना स्वीकृत समिति उसके नीचे रहती है, उसके अध्यक्ष रहते हैं अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के, और सदस्य सचिव रहते हैं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी तकनीकी। टेक्निकल में विशेष कर्तव्य अधिकारी का एक पोस्ट रहता है, उसमें वो तकनीकी वाला जो अधिकारी रहते हैं वो राज्य योजना स्वीकृत समिति के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं और सदस्य सचिव रहते हैं। तो ये चीज सब लेयर लोग को आपको ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये 1 2 3 और 4 लेयर। उसके बाद ये भी ध्यान रख सकते हो अगर तो, जो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब पूछ सकता है कि शासी निकाय के अध्यक्ष कौन रहते हैं, शीर्ष समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कितनी समिति आती है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, इसको जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना। सेकंड, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मैं पूरी चीजों को आप लोग को बता रहा हूं। जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एक शासी निकाय होता है, जैसे कि इसमें होता है। ये क्या करता है, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वो क्या करता है, अपन से ऊपर वाले को राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करेगा, परामर्श सुझाव देगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन रहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहता है, उपाध्यक्ष कौन रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, और सदस्य सचिव कौन रहेंगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस शासी निकाय के ये रहेंगे, ठीक। अब उसके नीचे कौन रहता है, खंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई। सामने में लिखना आप लोग विकास खंड या तहसील स्तर पर, ये क्या करेगा, इसको परामर्श देगा। तो इसके अध्यक्ष रहते हैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, और सदस्य सचिव रहते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ठीक। अब इसके नीचे रहते हैं ग्राम जल स्वच्छता समिति आती है। ये क्या करती है, अपने से ऊपर बॉडी को, यहाँ से परामर्श जाता है यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये परामर्श और इनके परामर्श और सुझाव पे ये डिसीजन लेके फिर कार्य को इंप्लीमेंट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं टाइम पे, ठीक है। तो ये चौथे लेयर पे क्या आ जाएगा, ग्राम जल स्वच्छता समिति ग्राम पंचायती स्तर पर रहता है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, सरपंच रहते हैं, और इसके सदस्य सचिव कौन रहते हैं, ग्राम पंचायत का जो सचिव रहता है वही इसका सदस्य सचिव रहता है। तो ये हो गया आपका पूरा क्रियान्वयन एजेंसी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, और नोट करके ये सब चीज़ों को 4 लेयर को याद रखना, और इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग को भी जितना भी आप लोग याद रख सकते हो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसके तहत क्या क्या काम किया जा रहा है, प्रॉपर छत्तीसगढ़ में हमारे स्टेट में इसके तहत क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। उसको देख लेते हैं हम लोग। तो उसको आप लोग नोट करते जाना, मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को लिखवाते जाता हूँ, आप लोग अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो राज्य में हुई महत्वपूर्ण पहल, ये हेडिंग डाल लेना, राज्य में इसके तहत क्या किया गया, महत्वपूर्ण पहल क्या क्या है। तो पहला, दिव्यांगजनों एवं तृतीय लिंग हेतु, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर आप लोग नहीं करोगे तो पॉज कर लेना, या फिर पीछे करके आप लोग देख के फिर एक बार मैं बोलते जा रहा हूँ, बार बार टाइम लगेगा बोलने में। एक बार बोल रहा हूँ, रिपीट करके आप लोग सुन के उसको नोट कर सकते हो। दिव्यांगजनों एवं तृतीय लिंग के हेतु SECL के सहयोग से, ठीक है। देखो दो दिव्यांगजन हैं, जो विकलांग लोग हैं, और जो तृतीय लिंग थर्ड जेंडर के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए SECL के पार्टिसिपेशन के SECL के साथ MOU साइन किया गया, और SECL के पार्टिसिपेशन से छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में वो लोगों के लिए टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाईवे शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। देखो आप देखे होंगे हाईवे में क्या किया जाएगा, हाईवे में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है स्ट्रिक्ट, कि जो भी आप लोग टोल टैक्स पटाते होगे, आप लोग देखे होंगे टोल रहता है, उस टोल में अब जो पब्लिक के लिए टॉयलेट का वो लोग को अरेंजमेंट करना है, इसके अलावा वो लोग को वहाँ पर पानी का अरेंजमेंट करना है, साफ पानी का और टॉयलेट का, और वहाँ पर छोटा सा फर्स्ट एड किड के लिए छोटा सा 1 रूम 2 रूम का हॉस्पिटल भी होना चाहिए, ताकि किसी के एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे फर्स्ट एड सुविधा वो लोग की उपलब्ध हो सके। तो ये आप लोग का अधिकार है, इसको आप लोग ध्यान रखा करो। ये गवर्नमेंट का रूल है भाई, वो जो भी वो बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी उसको बनाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर वो 3 फैसिलिटी आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, ये आप लोग का अधिकार है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हो, वो पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी तभी पारित किया जाता है जब वहाँ पे आप लोगों के लिए वो टॉयलेट का ये करे, पब्लिक टॉयलेट, और वहाँ पे आपके पानी का व्यवस्था करे। 2 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी वो लाइसेंस जारी होता है। तो वहाँ पे भी आप लोग का अधिकार है, आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हाईवे शौचालय 157 ठो बनाया जा रहा है, तो हाईवे में वही शौचालय का पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन।
जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है, ठीक है, उनके लिए भी क्या किया जा रहा है, सैनिटरी नैपकिन जो यूज़ किया जा रहा है वो, ताकि उनको भी स्वच्छ रह सके और वो जो वुमेन्स है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई बीमारी का सामना न करना पड़े वो उसकी वजह से, ठीक है। इसलिए क्या किया जा रहा है, 770 ग्राम पंचायत सैनिटरी नैपकिन से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। 770 ग्राम पंचायत सैनिटरी नैपकिन से मुक्त हो गए इसके तहत। तो मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन भी किया जा रहा है। चौथा, स्व सहायता समूह स्वच्छाग्रही समूह के तौर पर संलग्न, स्व सहायता समूह को भी इसमें एड ऑन किया जा रहा है, ठीक है। स्व सहायता समूह मैंने आपको बताया जो स्वच्छता जो महिलाएं हैं, स्वच्छता दीदी हैं, वो लोग को भी इसमें कंट्रीब्यूट कर, ताकि वो लोग को भी पैसा मिल सके, वो लोग को भी काम मिल सके, रोजगार मिल सके, वो लोग को भी इसके थ्रू अटैच करके क्या किया जा रहा है आप लोग के लिए, आप लोग के कचरा को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके उसको रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। तो वो चौथा नंबर क्या है, स्व सहायता समूह स्वच्छाग्रही समूह के तौर पर इसमें अटैच किया गया, संलग्न किया गया है। पांचवा, गौठान शौचालय, जो आप लोग को बताया ग्राम गौठान के तहत गौठान में जो महिलाएं जाती हैं, जो पुरुष जाते हैं काम करने के लिए, वहां पे भी उनको टॉयलेट यूज हो सके उसके लिए क्या काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। छठवां नंबर आप लोग नोट करना, तूता, माना, निमोरा, उपरवारा केंद्रीय ग्राम पंचायत क्षेत्र में नवा रायपुर अटल नगर की सड़कों की सफाई का पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया। नया रायपुर में जितनी जो मैं आपको बताया जो जगह वहां पर क्या किया जा रहा है, उस सड़कों की सफाई के लिए भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वहां पे भी ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ही एक हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, वहां पर के भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब तूता किस लिए और फेमस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तूता किसके लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, नया रायपुर में है, उसको ध्यान रखना। तूता क्यों फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उसमें क्या किया जाएगा, एक प्लांट बहुत सारे लगाए जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो आपके आइटम्स हैं, जो आपके ये आपके पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, सीडी हैं, डीवीडी हैं, टीवी है, वो जितने भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वहाँ पे बनाया जा सके उसके लिए प्लांट लगाया जाएगा, गवर्नमेंट साइड से फंडेड रहेगा, सब्सिडी दिया जा रहा है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पूछता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना। तूता किस लिए प्रसिद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। माना किस लिए प्रसिद्ध है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर, ठीक है, पुलिस लोगों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। निमोरा किस लिए प्रसिद्ध है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, ठीक है, वहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कहाँ है, रायपुर में, निमोरा में है, ठीक है, इसको याद रखना भाई, ये पूछ चुका है सबको। उपरवारा में क्या है, और ये आपका उपरवारा में क्या बनाया जा रहा है, पुरखौती मुक्तांगन बनाया गया है। पुरखौती मुक्तांगन गार्डन है, आप लोग देखे होंगे, वहाँ गए होंगे तो नवा रायपुर में। और पुरखौती मुक्तांगन में विभिन्न प्रकार के आदिवासियों की संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया गया है, मतलब कि वहाँ पर उन लोगों की कल्चर को दिखाया गया है आर्ट के माध्यम से, डांस के माध्यम से, जो आपका वो होता है घोटुल होता है उसको भी सब चीज़ चित्रित किया गया, ताकि वहाँ पर आप लोग जाके आदिवासी कल्चर को भी समझ सके। और वो जो मैं बताया था ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वो 1 नवंबर सन 2002 को उसका गठन हुआ है। और ये जो उपरवारा है, ठीक है, उसका जो इनॉग्रेट किया थे वो कौन किया था, APJ अब्दुल कलाम जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वो आए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने इनॉग्रेट किया था 2007 में। ध्यान रखना, इसको सब क्वेश्चन जितना बता रहा हूं छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में सब क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो ये सबसे जो रिलेटेड है इससे, उसको भी मैं बताते चल रहा हूं। आप लोग को नहीं पता है तो याद रखने का कोशिश करो, लिख के रखो उसको, सबको याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो किस किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आगे के पेपर में, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। जो पेपर में आ चुका है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो वो सब चीज़ को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और जो भैया जो लोग इसको क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हो, वो स्क्रीनशॉट अभी लिख के रखो इसको नोट करके, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट में इसमें तो लिखा नहीं हूँ इसको मैं। अब 7वां नंबर का पॉइंट लिखना, ODF स्थायित्व एवं राज्य स्वच्छता पुरस्कार, ताकि प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में क्या कर सकें, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं सफाई के क्षेत्र में, वो लोग को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार का घोषणा किया गया है। अब ये पुरस्कार 1 साल में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। तो एक जिला को दिया जाता है राज्य स्वच्छता पुरस्कार दिया जाता है, एक ठो जिला को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, जो स्वच्छ जिला, सबसे स्वच्छ जिला रहता है। देखिए होगे आप लोग, अंबिकापुर को मिल चुका है कई बार, तो वो पुरस्कार दिया जाता है, अंबिकापुर है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए दिया जाता है जिला को। और 3 ठो विकास खंड को चयन किया जाता है इस पुरस्कार के तहत, जिसमें 50 लाख रुपए प्रति विकास खंड दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक विकास खंड को क्या किया जाता है, जो स्वच्छ रहते हैं, जो अपने विकास खंड में इस योजना को इंप्लीमेंटेशन अच्छे से करा रहते हैं, वो लोग को क्या दिया जाता है, 50 लाख रुपए प्रति विकास खंड। और 5 ठो ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है, और उन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को दिया जाता है 20 लाख रुपए, ठीक है। तो 20 लाख रुपए हर ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में इस योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट कराने के लिए दिया जाता है। और अंत में मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग लिख लो, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर 2020।
ये डेट भी याद रखना। अगर शौचालय स्वच्छता से संबंधित बहुत हाईलाइटेड परियोजना है अभी, योजना स्वच्छता से संबंधित आप लोग देख रहे हो, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने स्वच्छता पे बहुत फोकस किया है। और ठीक है, तो ये इसको भी याद रखना। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर 2020, ये भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर आके पूरा पिन पॉइंट से लेके, शुरू से लेके इस योजना में जितना भी प्रावधान है सबको, एक एक चीज़ को आपको समझाया हूँ, एक एक चीज़ को मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ। इसको आप लोग अच्छे से नोट करो और अच्छे से तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और अच्छे से आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए जो मैं इतना मेहनत कर सक रहा हूँ वो दुगनी ताकत और दुगनी ऊर्जा से और आप लोग के लिए मेहनत करके अच्छे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।